चार्ट में लिखना। कौन सी टॉपिक है? एसेसरी ऑर्गन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यही था ना? ये आपका क्वेश्चन था, हमने बोला था कि ये आया था आपका। ये आपका क्या है? एक टाइप का क्वेश्चन है। अभी एक ही क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, कितना बहुत सारा प्रीवियस ईयर का करवाना है। अब उसमें से उठा के कौन सा दे रहे हैं? समझ गए? तो पढ़ना नहीं चाहते हो ना आप लोग? ये जो इतना छोटा सा ही है, ज्यादा 15 मिनट का लेक्चर है। हम चाहते तो कल वाले वीडियो में पढ़ा भी सकते थे, कल आपको पढ़ा भी सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े। बोल मैडम जी जा रहा है, तो ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री का नाम हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपके पूरे ऑर्गन आते हैं, माउथ से लेके एनस तक। माउथ से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और रेक्टम, एनस। ठीक है, ये हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। इसमें से बहुत सारे लोग आज नए आए हैं। जो नए आए हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जाकर उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। लापरवाही मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, हम दोबारा उसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आज उसी की टॉपिक है एसेसरी ग्लैंड। देखिए, जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में। एक आपका था कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल। एक आपका कौन सा था? एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां से हमारा भोजन क्या होता है, मूव करता है। अच्छे से कंप्लीट किया है, समझ में आया था कल का लेक्चर? आज उसी का ही टॉपिक है। कौन सा है? एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होती है, मतलब ये हमारे साइड से भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। क्या करती है? भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। सीधा सीधा लिखा है, ए एसेसरी ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन बट आर नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एसेसरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? ये मदद करती है हमारे डाइजेशन में, मतलब एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को पचाने के लिए पूरी तरह से मदद करती है, लेकिन यह एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। रखा क्यों गया है? तो क्यों रखा गया है जी? कोई बताएगा? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है तो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सीधा सीधा बोल रहा है कि भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इसके बिना भोजन डाइजेस्ट होता ही नहीं है। जो आपकी पैंक्रियाज होती है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है। क्या करती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है, जिसको हम लोग लैक के नाम से जानते थे। क्या है? लैक है ना? एन मतलब होता है लाइपेज, ए मतलब होता है एन मतलब होता है लाइपेज, ए मतलब होता है एमाइलेज, टी मतलब होता है ट्रिप्सिन। समझ में आ रहा है? डाइजेशन पढ़ाया तो अच्छे से। सबसे पहले कौन सा आता है? तीत। तीत भोजन को डायरेक्टली भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन उसको भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं बोला गया है। माउथ को एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बोला गया है, क्योंकि माउथ में हमारे भोजन प्रेजेंस होते हैं। माउथ ही ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें हम लोग भोजन को रखकर उसको घुमाने फिराने का, मुंह बंद करवाने का, या फिर उसमें सलाइवा को मिक्सिंग करने का काम करते हैं। ये क्या होता है? होल होता है। जैसे ढलैया होती है, सब लोग देखे होंगे। ढलैया होती है ना, ढलैया का एक अलग से बर्तन आता है, मशीन आती है खूब बड़ा सा। उसमें क्या क्या फेंक देते हैं? गिट्टी भी डाल देते हैं, सीमेंट भी डाल देते हैं, बालू भी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं। वो घुमा के क्या करते हैं? मिक्स कर देता है। ठीक वैसे ही आपका माउथ भी होता है। माउथ में आप जैसे भोजन को देते हैं, माउथ से निकलता है सलाइवा और टीथ और आपका टंग, ये सब मिलाकर सलाइवा भोजन को लुब्रिकेंट बनाने में मदद करता है। लुब्रिकेंट मतलब भोजन को बोदस में कन्वर्ट करने का काम करता है। लुब्रिकेंट जैसे एक गीला आटे में जो पानी को आप डाल देती हैं, जो आटा होता है गेहूं का आटा, उसमें जब आप पानी को डाल देती हैं तो उससे आराम से क्या करती है? रोटी को बना देती हैं। अगर आपको सिर्फ आटा दे दिया जाए और उसको बोला जाए इसको मत गूंथिए और रोटी को बनाइए, तो बना पाएंगे? बना पाएंगे? उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो लुब्रिकेट के लिए आप क्या यूज करती है?
पानी यूज करती है। पानी आटे को लुब्रिकेट करता है, मतलब आटे का जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक दूसरे में बांध के रखने का काम करता है। ठीक वैसे ही आपके माउथ से निकलती है सलाइवा, सलाइवा भी भोजन को लुब्रिकेट करने का काम करती है। क्या करती है? भोजन को लुब्रिकेट करने का काम करती है और भोजन को विस्कस नेचर का बनाने का काम करती है, ताकि भोजन आपका आसानी से इसोफेगस से पास हो जाए। बात समझ में आई? कुछ लोग होते हैं खड़े घोट जाते हैं, नहीं होता है? चावल खाते समय बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, भोजन अटकने लगता है। क्या होने लगता है? अटकने लगता है। क्यों? कहते हैं ना खाने को पूछ कर खाइए। वो क्यों अटकने लगता है? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उस भोजन को ग्राइंडिंग नहीं दे पाती हैं, मतलब उस भोजन को प्रॉपर तरीके से चबा नहीं पाती हैं, तो वो भोजन आपका पास होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको हिचकी आती है, आप पानी पीते हैं तो पानी मदद करता है उस भोजन को पास करने में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो टीथ होते हैं वो भोजन को क्या क्या करते हैं? भोजन को फाड़ते हैं, भोजन को चीरते हैं, भोजन को पीसते हैं। 4 टाइप की टीथ होती है। कौन कौन सा होता है? कृंतक, रत्नक, चौड़ा और अर्ध चौड़ा। इंग्लिश में इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर पहले आते हैं, मोलर बाद में आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको बता दिया था। कृंतक की तो जो इंसिजर की टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैनाइन की टोटल संख्या कितनी होती है? कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 2। फिर यहाँ पे हमारे 2 होते हैं प्रीमोलर और यहाँ पे होते हैं 3। किसके? बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 2 हमारे किसके होते हैं? कृंतक की संख्या क्या होती है? 4, लेकिन टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गिन लीजिए, 4 यहाँ पे होती है, 4 यहाँ पे होती है। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 2, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 आपके यहाँ पे भी होते हैं, जो ऐसे निकले होते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। बात समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद आपका कौन सा होता है? प्रीमोलर होता है। कौन सा होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की एक तरफ की संख्या कितनी होती है? 2, और प्रीमोलर आपके 4 तरफ पाए जाते हैं। 2 यहाँ पे पाए जाते हैं, 2 यहाँ पे पाए जाते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। कितना होगा? 2 + 2 + 2 जी बोलिए ना, 8 होगा। नहीं हुआ? और उसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? मोलर की 3 यहाँ पे होती है, 3 और फिर 3 इस साइड की होती है, 6 और यही जस्ट ऊपर कर लीजिए। कितना होता है? 32 दांत हुए? हो गए? हो गए? इसका सूत्र कैसे लिखोगे? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका क्या होता है? मोलर। यही यहाँ पे भी रहता है। ये आपका किसका? डेंटल टीथ का है। डेंटल। इंसिजर की संख्या क्या रहती है? 4 रहती है। कैनाइन की कितनी रहती है? 2 रहती है। ये इसका सूत्र है। और जो डेंटल वाले होते हैं, जो बच्चों में कितना पाया जाता है? 20 पाई जाती है। बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं? सबसे पहले उन लोग का कृंतक ही निकलता है। कृंतक भी प्रेजेंस होता है, कैनाइन भी प्रेजेंस होता है। जो प्रीमोलर होता है ये नहीं प्रेजेंस होता है, और प्रीमोलर का जो पहला वाला होता है ये प्रेजेंस होता है, सिर्फ एक प्रेजेंस होता है। प्रीमोलर होता ही नहीं है छोटे बच्चों में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और जो मोलर होते हैं उसमें से उसका लास्ट वाला पाया जाता है। लास्ट वाला नहीं, मतलब मोलर में से सिर्फ एक दांत पाया जाता है, बाकी उसमें भी 2 गायब रहते हैं। निकाल दीजिएगा, उसका कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो अपने अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन करने का काम करती है। क्या? किसका
बोनस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको गोला धुआं आकार देने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इसी सलाइवरी ग्लैंड में एक और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग एमाइलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एमाइलेज। और इसी सलाइवरी ग्लैंड में एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी होती है। किसकी एक्टिविटी होती है? एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी होती है। एंटीबैक्टीरियल की क्यों होती है? एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी जो सलाइवा होती है, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी क्यों होती है? जो आपका डाइजेशन होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि जो एमाइलेज होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या होती है? एकदम स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है? स्टार्च। स्टार्च स्टार्च को भी तोड़ेंगे तो वो भी एक यूनिट में कन्वर्ट होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड का नाम सुने होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो स्टार्च किसका पार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और इसी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज। और यही लाइपेज प्रेजेंस होता है आपकी सलाइवा में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके चावल में भी पाए जाते हैं, रोटी में भी पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? चावल में भी, रोटी में पाए जाते हैं, तो वहां से पाचन स्टार्ट होता है। अब बोलेंगे मैम जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे तो आपका कार्बोहाइड्रेट बच गया, तो ये पेनक्रियाज फिर दोबारा क्यों एमाइलेज को सिक्रीट कर रही है? पेनक्रियाज दोबारा क्यों एमाइलेज को सिक्रीट कर रही है? आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया, लेकिन पेनक्रियाज फिर क्यों एमाइलेज का सिक्रीशन कर रही है? कोई बता सकेगा? कारण ये है कि जो भोजन होता है वो आपके माउथ में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ज्यादा 2 या 3 मिनट। बहुत लोग रहते हैं वैसे निकल दे जाते हैं, होता है कि नहीं? 2 या 3 मिनट भोजन आप अपने माउथ में देकर उसको क्या करते हैं? चबाने, काटने, फाड़ने का काम करते हैं, सलाइवा को मिक्स करने का काम करते हैं, जिसमें टंग्स इन्वॉल्व होती है। वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। कुछ यूनिटें आपकी डाइजेस्ट होती हैं, कुछ अमाउंट में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन बाकी का नहीं हो पाता है। तो वो बाकी का कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जाते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और वहीं से पेनक्रियाज क्या छोड़ती है? एमाइलेज को सिक्रीट करती है। ये एमाइलेज कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। समझ में आ रहा है? समझ में है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है, लेकिन बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पूरी तरह से माउथ में नहीं पच पाते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाते हैं तो पीछे से पेनक्रियाज भी एमाइलेज को सिक्रीट करती है, और जो पेनक्रियाज एमाइलेज को सिक्रीट करती है वो एंजाइम क्या कहलाती है? हमारी लैक के नाम से जानी जाती है। ये हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, मतलब पूरी तरह से भोजन में जितने भी प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सबको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देती है। जो हमारे लार्ज कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग जटिल पदार्थ के नाम से जानते हैं, सिर्फ उसी का ही डाइजेशन होता है। जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता है। उसका सीधा और सीधा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे आपका वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसको हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, उन सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया? तो जो जटिल पदार्थ होते हैं, जो बड़ी यूनिटी में बने होते हैं, जो बहुत ठोस पदार्थ होते हैं, सिर्फ उन्हीं का डाइजेशन होता है, बाकी सबका एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ में आई? माउथ से ही क्या सिक्रीट होता है? माउथ में क्या प्रेजेंस होता है? सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो अपने अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन करती है। ये सलाइवा आपके भोजन को लुब्रिकेट बनाने में मदद करता है, भोजन को बोनस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। किसको मारने का काम करता है? बैक्टीरिया को भी। इस सलाइवा में एक एक्टिविटी छुपी होती है जिसको हम लोग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट।
में सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। कारण एक है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं, जमीन पे भी कुछ गिरा रहता है खा लेते हैं, ठीक है, हर जगह से गिरा रहता है खा लेते हैं। और बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं। वो बात की बात है आप उसको नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। आप उसको अपने नेक्स्ट आंखों से नहीं देख पाएंगे। अगर माइक्रोस्कोप ना के देख लेंगे तो जहाँ पे बैठे हैं आप वहाँ पे बैठे नहीं करेंगे। आपके आसपास बैक्टीरिया, आपके हाथ में बैक्टीरिया, आपके बैग पर बैक्टीरिया, आपकी शर्ट पर बैक्टीरिया। हम अभी यहाँ पर जो है पूरी क्लास में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वायरस हमको घेरे हुए हैं, सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं। कारण यह है कि हमारी आँख उतनी विजुअल नहीं कर पाती है। बात समझ में? तो छोटे बच्चों में ज़्यादा सिक्रीट होता है। आप जो भोजन खाते हैं उसमें भी बासी तिवासी भोजन खा लेते हैं। कई ऐसे होते हैं पढ़ने वाले बच्चे दोपहर का सुबह का बनाएंगे शाम को खाते हैं, दोपहर तक का खाना अभी भी काम नहीं होता है, दोपहर का खाना खाते हैं। क्या आप पूरी तरह से श्योर रहती हैं कि जो आप खाना खाती हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ ना होगा? हो खाना फूल जाए, फूला गया तो बैक्टीरिया अटैक करेगी। मतलब हर तरह से बैक्टीरिया को आना है। तो ये सलाइवा माउथ से बैक्टीरिया को मारती है। और जो बैक्टीरिया बड़े वीक होते हैं, मतलब वो मरबे नहीं करते हैं, तो उसको कौन मारने का काम करता है? HCl। कौन मारता है? HCl। इसका नाम भी तो नहीं लिखे हैं, स्टमक में प्रेजेंस होता है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सलाइवा का समझ में आया? सलाइवा भोजन को लुब्रिकेंट बनाने का काम करती है, भोजन को गीला बनाने का काम करती है। इसके अलावा भोजन को बोनस में कन्वर्ट करने का काम करती है। एक और इसका काम होता है, ये बैक्टीरिया वायरसेस को मारने का भी काम करती है, ठीक है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी का फायदा है। और सलाइवा में प्रेजेंस होते हैं एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पच गए ठीक है, और जो नहीं पचे वो भोजन के साथ सीधा कहाँ पे जाते हैं? आपके स्टमक में जाते हैं। अब यहाँ पे आती है कौन सी? लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करती है? लीवर क्या सिक्रेट करती है? एक बाइल जूस होते हैं, जिसको हम लोग पित्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरे वही ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। चिकन काटे हो? खाते हो? खाते हो जी? काटे हो? हाथ से काटना कि मुंह से काटना? अरे हाथ से जो कटता है। नहीं, हाथ से कैसे काटेंगे हम? जो चिकन खाते हो वो कटा कटाया होता है। कभी गलती से किसी के घर में ऐसा नहीं हुआ है, इन केस चिकन काटते समय उसका बाइल एसिड कट गया, ये जो बाइल जूस है, इसको जिसको गाल ब्लडर के नाम से जानते हैं, गाल ब्लडर जो होता है वो बाइल एसिड को, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। वो जब कट जाता है तो पूरी की पूरी मीट बेकार हो जाती है। सुने हो? वो पीछे से बोल रहे हैं। हाँ, वो पूरा का पूरा मीट क्या करती है? बेकार कर देने का काम करती है। मतलब ये बाइल जो जूस होता है ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का, मतलब पूरी की पूरी तरह से कड़वाहट इसमें होती है। समझ में नहीं आ रहा? जो बाइल होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और देखो भोजन माउथ से कहाँ पे आता है? स्टमक में आता है। स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है? किसमें जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और भोजन का पूरा एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आई? और बाकी लार्ज इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। देखो आपका भोजन पेट में आता है जहाँ पे प्रेजेंस होता है HCl। क्या प्रेजेंस होता है? HCl। अब HCl बनता क्यों है ये हम बाद में बताएंगे। हालांकि इसी को होते हैं H रिसेप्टर, हिस्टामिन निकलता है, H रिसेप्टर को एक्टिव करता है, H रिसेप्टर HCl का सिक्रीशन करता है। HCl बनता है जब भोजन आपका माउथ से होते हुए ईसोफेगस में आता है तो कहाँ पे जाता है? स्टमक के पास जाता है। और स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ऊपर के पार्ट को किस नाम से जानते हैं? कार्डियक
वाले पार्ट को? कार्डियक है, फंडस है और क्या है? क्या है जी? नीचे वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं? बताओ यार, मेरे को नहीं आ रहा है। कार्डियक है, फंडस है, ईलियम के नाम से जानते हैं। आपके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को कार्डियक के नाम से जानते हैं, बीच वाले पार्ट को फंडस के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला रहता है उसको ईलियम के नाम से जानते हैं। ईलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। उसका और कोई नेम, लेकिन ये तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ, ईलियम का नीचे देखो ना, इसका कार्डियक फंडस पार्ट नहीं दिखी हो क्या जो पढ़ाए थे? नहीं बोला, छोड़ दो। क्या नाम होता है यार? सर्च करके बताओ। इसका ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है? पाइलोरस, सही बोली हो, पाइलोरस। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कार्डियक के नाम से जानते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको फंडस के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको पाइलोरस के नाम से जानते हैं। पाइलोरस है, पाइलोरस, ठीक है? जो फंडस होता है, फंडस के ही पार्ट में प्रेजेंस होता है एचसीएल। क्या प्रेजेंस होता है? एचसीएल। और एचसीएल ही भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और जो ढीठ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके माउथ में नहीं मर पाते हैं, वो आता है सीधा किसके पास मरता है? एचसीएल के पास मरता है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे जैसे ही भोजन आता है, एचसीएल हमारा किस नेचर का होता है? एसिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिड नेचर का होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो होती है वो एक टाइप की एसिड ही होती है। तो भोजन उसके कांटेक्ट में जाएगा तो किस नेचर का बनेगा? एसिडिक नेचर का बन जाता है। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका कहना है कि हम उसी भोजन को पचाएंगे जो आपकी बेसिक नेचर की हो। किस नेचर की हो? बेसिक। किसका कहना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एसिड नेचर वाले भोजन को पचाती ही नहीं है। तब यहीं पे अटैच होता है क्या? लीवर। जस्ट लीवर के पास ही अटैच होता है आपकी गॉलब्लैडर। कौन सी होती है? गॉलब्लैडर। ये गॉलब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। क्या स्टोर होता है? बाइल, जिसको हम लोग पित्त के नाम से जानते हैं। ये यहीं पे सिक्रीट करती है। स्टमक से भोजन जैसे निकल के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वैसे ही ये क्या करती है? बाइल को सिक्रीट करती है। ये बाइल बेसिक नेचर का होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है और बेसिक को भोजन को बेसिक नेचर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। भोजन को बेसिक बनाने का काम करता है। बात समझ में आई? जैसे ही भोजन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन होता है सब। और यहाँ पे यही पे अटैच होती है क्या? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज 3 टाइप के एंजाइम को सिक्रीट करती है। जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या अटैच होती है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज 3 टाइप के एंजाइम को सिक्रीट करती है, जिसको हम लोग लैट के नाम से जानते हैं। लैट। किसके नाम से जानते हैं? लैट। जो लैट, जो एल होता है, इसका एल का मतलब क्या होता है? लाइपेज। ए मतलब एमाइलेज, टी मतलब ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है ये आपके फैट जो होते हैं, जो आप तेल वसा खाते हैं, उसका पाचन करने का काम करती है। जो एमाइलेज होता है वो अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। जो ट्रिप्सिन होता है एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। किसको पचाती है? प्रोटीन को पचाने का काम करती है। बात समझ में आई? अब जैसे भोजन यहाँ से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और यहीं पे होता है भोजन का एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो सकते थे, वहां पे नहीं हुए। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कारण क्या है कि देखो, जहां पे लार्ज सरफेस एरिया होगी, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया जहां पे होगी वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। और स्टमक के पास लिमिटेड सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? लिमिटेड सरफेस एरिया होता है। लिमिटेड सरफेस एरिया होता है, इसलिए स्टमक के पास भोजन आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। स्टमक, बात समझ में आई? भोजन आता है सीधी लार्ज सरफेस एरिया में। लार्ज सरफेस एरिया में क्या प्रेजेंस होती है? लार्ज सरफेस एरिया कहाँ पे है भाई?
स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस होती है, विलाई, और एक आपका क्या होता है, माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और सबसे ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया में, जो लार्ज सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कोई भी दवा आप जो खाते हैं, जो दवा भी होती है वो भी आपकी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। एसिड बेस की वजह से देखें तो जो एसिड वाली दवा होती है वो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन मोस्टली जितनी भी दवा होती है वो कहाँ पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओरली वाली जो आप मुंह से खाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात सबको समझ में आई? लिमिटेड सरफेस एरिया, स्टमक में लिमिटेड सरफेस एरिया होने की वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंस होती है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है किससे, आपके ब्लड वेसल से या फिर